हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। देखिए, जो मांग की लोच है उसे जो प्रभावित करते हैं, जो कारक हैं या जो तत्व होते हैं, उनको मुख्यतः हम चार प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला भाग इसमें जो आता है वह आता है वस्तुगत कारक। दूसरा आता है व्यक्तिगत कारक। तीसरा आता है सामाजिक कारक। चौथा आता है कीमत संबंधी कारक। तो इसमें पहला जो वस्तुगत कारक है उसकी बात करते हैं। तो वस्तुगत कारक क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है वस्तु विशेष से संबंधित बातों का ही अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला इसमें जो वस्तुगत कारक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कि वस्तु की प्रकृति या स्वभाव। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है, बेलोच होती है। इनके मूल्यों में वृद्धि होने पर भी इन्हें व्यक्ति क्या करता है, खरीदता है। और जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। तथा जो विलासिता वाली वस्तुएं होती है, लग्जरियस वाली पूर्ति करती है जो लग्जरी की हमारी, उनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। क्योंकि क्या होता है कि इनके बिना व्यक्ति अपना काम चला सकता है। अब इसमें जो वस्तु की प्रकृति या स्वभाव आप पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उनको हम तीन मुख्य भागों में बांटते हैं। पहले आती है अनिवार्य वस्तुएं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है अनिवार्य वस्तुएं भी। पहले आती हैं जीवन रक्षक वस्तुएं, जिनकी मांग क्या होती है, बेरोजगार, जैसे गेहूं, चावल, नमक, दाल। फिर ऐसी कार्य क्षमता वर्धक वस्तुएं आती हैं जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं, ऐसी वस्तुएं। तो उनकी जो मांग मूल्य होती है या मांग की लोच जो होती है वो क्या होती है, बेरोजगार होती है। तीसरा आता है इसमें प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं, जिनकी मांग भी क्या होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है या बेरोजगार होती है। इस प्रकार इन शॉर्ट कहें तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनकी हमारे लिए बहुत आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है या फिर कहें तो मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी कि अगर उसमें कीमत में वृद्धि हो भी जाए तब भी उपभोक्ता उसको खरीदेगा। दूसरा प्रकार जो वस्तुओं का आता है वह आता है आरामदायक वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, देखिए, जिनके अभाव में व्यक्ति अपना काम क्या कर सकता है, चला सकता है, किंतु इनके उपयोग के बिना उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे कि इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बिजली का पंखा है, स्कूटर है, बिजली है या कोई इलेक्ट्रिक आइटम है जो हमारे काम को क्या करते हैं, मशीनें हैं, कलपुर्जे, जो हमारी जो कार्य क्षमता है उसमें क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। इन वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार या मूल्य सापेक्ष होती है। तीसरी वस्तुएं जो आती हैं वो आती हैं विलासिता की वस्तुएं। देखिए, इन वस्तुओं के जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं, इनके प्रयोग से क्या होता है कि व्यक्ति का जो जीवन होता है, जीवन स्तर होता है, वो सुखमय एवं विलासी हो जाता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि के बजाय क्या जाती है, कमी। यानी कि इनका प्रयोग करके व्यक्ति आलसी बनना शुरू कर देता है। इन वस्तुओं की जो मांग होती है वो क्या होती है, अधिक लोचदार होती है या अत्यधिक मूल्य सापेक्ष वाली होती है। इसके बाद आता है, देखिए, जो दूसरा जो वस्तुगत कारक के अंतर्गत जो दूसरा आता है वो आता है वस्तु का मूल्य स्तर। जब किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक या बहुत अधिक कम हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग प्राय क्या पाई जाती है, बेरोजगार पाई जाती है। अधिक कीमती चीज़ों के मूल्यों में कुछ कमी हो जाने पर भी नई मांग तैयार नहीं होती है, क्योंकि इनका उपभोग जो होता है धनिक वर्ग अधिक करते हैं। इसके विपरीत जो कम कीमत वाली वस्तुएं होती हैं उनके मूल्यों में अगर वृद्धि हो भी जाए तो उसे प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जैसे नमक, साबुन आदि देखें, इसे धनिक वर्ग भी खरीदता है और जो श्रमिक वर्ग है या निम्न वर्ग है वो भी इसको खरीदता है, चाहे इसके मूल्य कितने ही क्यों ना बढ़ जाएं। तीसरा आता है कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। देखिए, प्रायः जिन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं, उनकी मांग क्या होती है, अधिक मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे दूध की मांग। देखिए, दूध का क्या होता है कि वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, एक से अधिक चीज़ों में हम दूध को प्रयोग कर सकते हैं, उससे अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। इसलिए जो इनकी मूल्य होती है, अधिक मूल्य सापेक्ष होती है, अधिक लोचदार होती है। चौथा आता है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। देखिए, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं या सब्स्टिट्यूट उत्पन्न उपलब्ध होता है हमारे पास, उनकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। जैसे यदि चाय के मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, चाय की मांग तो कम हो जाएगी और कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पांचवा आता है इसमें वस्तुओं की संयुक्त मांग। देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग जो है दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, यदि किसी वस्तु की मांग जो है दूसरी वस्तु की मांग पर डिपेंड करती है, तो उस वस्तु की मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग पूर्ववत ही रहती है, क्योंकि कार या मोटर चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर दूसरा जो कारक आता है आपका वस्तुगत कारक के बाद, वह कारक आता है व्यक्तिगत कारक। देखिए, इस तत्व के अंतर्गत क्या होता है, इस कारक के अंतर्गत व्यक्ति विशेष से जो संबंधित बातें होती हैं उन बातों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 आता है इसमें उपभोक्ता की आदत। देखिए, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के प्रयोग का क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, आदी हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है। जैसे कि सिगरेट पीना, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत में यदि वृद्धि हो भी जाएगी तो इनकी मांग में कोई विशेष कमी नहीं होगी, क्योंकि वह जो उपभोक्ता है उस वस्तु का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। अगर ज़्यादा वृद्धि भी होती है तब भी वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। फिर उसके बाद देखिए, जो दूसरा आता है इसमें कारक, वह आता है उपभोक्ता की आर्थिक दशा। देखिए, धनवान व्यक्ति के लिए वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन का इन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं होता है, कितने मूल्य बढ़े घटे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए वस्तु की मांग क्या हो जाती है, लोजदार हो जाती है। यदि मूल्य बढ़ जाएंगे तो वह उसको कम खरीदेगा। अगला आता है इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है, वो आता है व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत रहन सहन का जो स्तर होता है। देखिए, किसी व्यक्ति के जो रहन सहन में सम्मिलित की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है, क्योंकि वह उन चीज़ों के उपभोग का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, जो उसके जीवन स्तर के लिए, रहन सहन के लिए जरूरी होती है। तीसरा जो कारक आता है वह आता है सामाजिक कारक। देखिए, सामाजिक कारक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत समाज तथा राज्यों से संबंधित बातों को शामिल किया जाता है, जो इस प्रकार से होती है। पहला आता है धन का वितरण। देखिए, सामान्यतः क्या पाया जाता है कि समाज में धन का असमान वितरण होने पर, यानी कि समाज में धन का असमान वितरण होने पर जो मांग की लोच होती है, या जो मांग मूल्य निरपेक्ष होती है कह सकते हैं, और धन के समान वितरण पर जो मांग होती है वह मूल्य सापेक्ष होती है। दूसरा आता है समाज में नियंत्रण व्यवस्था। देखिए, देश में क्या होती है, राशनिंग या कंट्रोल होने की स्थिति में क्या होता है, वस्तु की मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए जो उपभोग की मात्रा होती है वो क्या कर दी जाती है, सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। चौथा आता है कीमत संबंधी कारक। तो जो मांग की लोच को प्रभावित करता है कीमत संबंधी कारक, इसमें क्या करते हैं कि वस्तु के जो मूल्य में प्रभाव डालते हैं या जो मूल्य से संबंधित तत्व होते हैं उनका इसमें हम अध्ययन करते हैं। पहला आता है इसमें मूल्य स्तर। देखिए, मूल्य स्तर में क्या होता है, बहुत ऊंचे या नीचे मूल्य की वस्तुओं की जो मांग होती है वह मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि जो मध्यम मूल्य वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है, मूल्य सापेक्ष होती है। इसी में देखिए, दूसरा आता है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव के लिए मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। मार्शल कहते हैं, किसी वस्तु के मूल्यों के बढ़ने का प्रभाव, किसी वस्तु के मूल्यों के बढ़ने का जो प्रभाव है मांग पर तुरंत नहीं पड़ता। अल्पकालीन जो मांग होती है वह बेरोजगार तथा दीर्घकालीन जो मांग होती है वह लोजदार होती है, यानी कि जो कम समय के लिए मांग की जाएगी वस्तु की वह बेरोजगार, और जो दीर्घकालीन समय के लिए मांग की जाती है वह लोजदार होती है। तीसरा आता है वर्ग विशेष की मांग। देखिए, वर्ग विशेष की मांग में क्या होता है, समाज में जो वर्ग विशेष की दृष्टि से अगर देखें तो मांग की लोच में परिवर्तन हो जाता है। अगर वर्ग विशेष की दृष्टि से हम समाज को देखें तो जो मांग की लोच होती है वो परिवर्तित होते रहती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए मांग की लोच क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद आता है आपका मांग की लोच का महत्व। देखिए, कारक आपने पढ़ लिए जो प्रभावित करते हैं मांग की लोच को। उसके बाद आता है मांग की लोच का उपयोग या उसकी इम्पोर्टेंस। तो देखिए, अध्ययन की अगर सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो जो मांग की लोच है उसके महत्व को दो भागों में हम बांटते हैं। पहला आता है सैद्धांतिक महत्व, दूसरा आता है व्यावहारिक महत्व।
देखिए सैद्धांतिक महत्व में क्या होता है कि जो मांग की लोच के अध्ययन से हमें इस बात का तो पता चल जाता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि जो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जो मांग है मांगी जाने वाली उसमें क्या परिवर्तन होगा। मूल्य परिवर्तन से जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, उन सभी वर्गों पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, इनके उपभोग तथा रहन सहन इत्यादि के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि, इन बातों का अध्ययन जो हम करते हैं वो होता है सैद्धांतिक महत्व मांग की लोच का। जो दूसरा आता है इसमें जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, उपयोग है जो मांग की लोच का, वह है व्यवहारिक महत्व। देखिए व्यवहारिक महत्व में क्या होता है, किसी देश की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, जो देशों की जो सरकारें होती हैं वह अपने नागरिकों के लिए क्या करती हैं, आर्थिक नियमावली बनाती है या आर्थिक नीति जब बनाती है उसमें मांग की लोच का सहारा लिया जाता है। दूसरा आता है मांग की लोच जो होती है कीमत निर्धारण में भी इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि इसकी जब कीमत निर्धारण किया जाता है उसमें भी मांग की लोच प्रयोग की जाती है। तीसरा आता है यह वितरण सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण है, जो वितरण प्रणाली होती है उसमें भी ये क्या करता है, मांग की लोच प्रयोग की जाती है। चौथा आता है राशि पातन में महत्व। देखिए राशि पातन में महत्व से पहले हमें राशि पातन को समझना होगा। राशि पातन क्या होता है, जब जो एकाधिकारी होता है बाजार में वह अपनी वस्तु को क्या करता है, स्वदेशी जो बाजार है उसका घरेलू बाजार है उसमें लागत से अधिक मूल्य पर तथा विदेशी बाजार में लागत से कम मूल्य पर, यानी कि जो वस्तु को उत्पादन करने में जो कुल लागत की आई अगर उससे अधिक मूल्य पर स्वदेशी बाजार में तथा विदेशी बाजार में लागत से कम मूल्य पर बेचता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं राशि पातन। और राशि पातन करते समय जो एकाधिकारी होता है वह विभिन्न बाजार जो होते हैं अलग अलग उनकी क्या करता है, जो मांग की लोच है उसको ध्यान में रखता है। पांचवा आता है इसमें जो महत्व है, व्यापार की जो शर्तें होती हैं वह भी मांग की लोच द्वारा निर्धारित की जाती हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता है। छठा आता है कीमत विभेद में महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कीमतों में भिन्नताएं आती हैं एक ही वस्तु के एक ही बाजार में जो अलग अलग मूल्य आते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं, उनमें भी ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगला आता है संयुक्त पूर्ति से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनके कीमत निर्धारण में भी यह महत्वपूर्ण होता है। और आठवां पॉइंट आता है सार्वजनिक उपयोगिता वाले जो उद्योग हैं उनके लिए यह क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा देखिए बहुत से और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे मांग की लोच का इम्पोर्टेंस है, जैसे आपका यातायात उद्योग है, सरकार के लिए है, विनिमय में है, मांग की लोच का अत्यधिक महत्व है। तो यह था आपका मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व और मांग की लोच के उपयोग या महत्व। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।